कामगिरी भी नहीं कर पाते कि किसके पास जाएंगे, पुलिस के पास जाएंगे, वो भी हमारे सामने 10 प्रकार का सवाल रखते हैं, वो भी अत्याचार करते हैं, वो भी बलात्कार में करते हैं। कहीं ना कहीं हम नमस्कार साथियों, मैं मनोज सराजी स्वागत करता हूं आपका मिनी संसद के मंच पे। राज्य द्वारा आयोजित सांप्रदायिक हिंसा और आतंक के खिलाफ लगातार संघर्ष जारी है और संघर्ष को पूरा जामा पहुंचाने के लिए, अपने संघर्ष को अपने मुकाम तक पहुंचाने के लिए जंतर मंतर पर आज काफ़ी संख्या में लोग जुट गए हैं। ये लोग क्या कह रहे हैं? ये लोग कह रहे हैं जिस तरह से स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म होता है या सांप्रदायिक हिंसा होती है, उसमें होता क्या है कि सरकारें खुद दंगे कराती हैं, सरकारों की सह पर दंगे होते हैं, प्रशासन चुप रहता है और पूरी तरीके से मारकाट होती है और बाद में उस पर चुप्पी साध ली जाती है। ऐसा सिख दंगों में भी हुआ, ऐसा दावा किया जा रहा है कि गुजरात दंगों में भी हुआ, ऐसा दावा किया जा रहा है सिख दंगों में भी हुआ, बहुत सारे दंगों में हुआ और लगातार इसमें मरते हैं तो आम लोग मरते हैं, लेकिन सरकारें चुपचाप बचकर निकल जाती हैं। उनकी कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, उनके ऊपर कोई काबू नहीं है, शिकंजा नहीं है और सरकारों के जरिए होने वाले इस तरीके के आतंक को ये लोग विरोध करते हैं और इसके खिलाफ संघर्ष करते हैं। सर, आपका नाम क्या है और आपका संगठन क्या है? मैं राघवन हूँ, मैं लोकराज संगठन का ऑल इंडिया प्रेसिडेंट। देखिए, आपका संगठन लगातार ये बात उठा रहा है और स्टेट आयोजित सांप्रदायिक हिंसा के खिलाफ आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। क्यों लगता है आपको कि ऐसा? अब ये कुछ लोग कहेंगे ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन कुछ एग्जाम्पल से आप बताना चाहेंगे ऐसा कैसे होता है ऐसा, और थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे? या नवंबर 1 से ये शुरू हुई। ये पहले इसको राइट नहीं कहते हैं, ये इसको दंगा फसाद नहीं कहते हैं, क्योंकि दंगा फसाद का मतलब है कि बहुत लोकल होता है, आपस में लड़ गए और ये सोची समझी साजिश है। सोचते नहीं है, विदाउट प्रिपरेशन करते हैं। लेकिन ये दंगा फसाद नहीं है, ये जनसंहार है। उसका मतलब जेनोसाइड जो प्लान्ड तरीके से होता है, महीनों का प्लानिंग होता है उसमें। और ये जो काफ़ी एविडेंस है इसके बारे में। इसके बाद बहुत सारे कमिश्नरों ने इन्वेस्टिगेट किया और हमारे प्रीवियस प्रेसिडेंट श्री जस्टिस सुरेश वो भी कमीशन ऑफ इंक्वायरी के हेड थे और वो एक रिपोर्ट भी पब्लिश किया इसके बारे में। तो सब एविडेंस ये बताया कि इसका काफ़ी प्रिपरेशन हुआ और सब सिखों का राशन कार्ड और ये इलेक्ट्रल कार्ड, ये सबका लिस्ट बनाया पहले उस इलाके का। आप 84 के दंगों की बात बता रहे हैं? 84 जो था, क्योंकि इंदिरा गांधी के 2-3 दिन तक तो शांत रहा था। इंदिरा गांधी के ऊपर जब अटैक हुआ था उसके 2 दिन तक तो दिल्ली शांत थी, लेकिन 2 दिन में पूरी प्लानिंग की गई। 2 दिन नहीं, फर्स्ट से ये शुरू हुआ कत्ले। 31 को इंदिरा गांधी की अनाउंस हुआ, एम्स हॉस्पिटल से अनाउंस कर दिया कि प्राइम मिनिस्टर का असैसिनेशन हो गया। फर्स्ट से हुआ, इसीलिए हम कहते हैं कि इन अ मैटर ऑफ फ्यू आवर्स, इसका मतलब रेडी, एवरीथिंग वाज रेडी। तो बिकॉज ये जो पेट्रोल बॉम्ब जो यूज़ किया और इतने सारे केरोसिन, डीजल, ये ऐसे इमीडिएटली दिल्ली में नहीं मिलता, वो सबका इंतज़ाम हुआ और इतने सारे गुंडों को इकट्ठा किया। ये सब ट्रेन में, सब लोग नेता करते हैं, नेता और सबसे बड़े नेता जो एविडेंस भी है उनका कि सबसे बड़े कांग्रेस नेता उस टाइम लीडिंग करते थे। एंड इवन राजीव गांधी जो उनका स्टेटमेंट बड़ा मशहूर हुआ था कि बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। तो उसका मतलब वो कहते हैं कि हाँ, ये तो छोटे मोटे ऐसे होने वाले हैं। प्राइम मिनिस्टर का असैसिनेशन हुआ, सो व्हाट, इतने सारे लोगों के कत्लेआम तो होना ही था। जस्टिफाई कर दिया, उनकी क्रोध से वो किया, रिवेंज सीकिंग किया। लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि ये प्लानिंग था, ये पूरा प्लानिंग था। अगर रिवेंज सीकिंग है तो इसके लिए काफ़ी फिर ऑन द स्पॉट होता और फिर कुछ 1-2 घंटे के बाद वो ख़त्म हो जाता है। इतने, क्योंकि अगर आप देखो आज ही अगर एक डेमोन्स्ट्रेशन होता है कहीं भी तो एक विदिन 24 आवर्स इमीडिएटली रोकते हैं, इमीडिएटली पता चलता है। तो अगर 3-4 दिन
लगातार होता है। इतने सारे लोगों का जनसमार होता है, तो फिर वो क्यों नहीं रोका? क्यों पुलिस को इंस्ट्रक्शन दिया कि आप बाहर इंटरवीन मत करो, बाहर से देखे रहो? और जब जो सिखों ने गुरुद्वारा में असेंबल हुए, गुरुद्वारा के गेट बंद कर दिए, फिर भी वो तोड़ के वो अंदर गए थे लोग, और बहुत हिंदू फैमिलीज ने बचाया सिखों था। को अपने बचाया। में बचाए, और मैम, हिंदू फैमिलीज को भी अटैक कर दिया। मैम, सबसे ज़्यादा जो दंगों में पीड़ित होते हैं वो बच्चे और महिलाएं होती हैं, क्योंकि वो सबसे कमज़ोर निशाना होते हैं। उनके साथ महिलाओं के साथ जाति होती है, उनके साथ बहुत, मैं कहूँगा, दुष्कर्म होते हैं। इसके साथ साथ उनकी हत्याएं भी होती हैं, और क्योंकि सबसे आसान टारगेट महिला होती है, तो स्टेट जो राज्य सरकारें जब इस तरह से कानून व्यवस्था को बंद कर देती हैं, तो सबसे ज़्यादा जो सबसे कमज़ोर तबका है, महिला और बच्चे, उन पे फ़र्क पड़ता है। तो कैसे ले जाएंगे आप? आपकी बात तो बड़ी संजीदा है, क्या कहना चाहेंगे आप? ये मैं पहली बात कहूँगी कि इस तरह जो घटनाएं जब घटती है तो आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि महिलाओं का बहुत ज़्यादा मीन्स बहुत सारा उनके ऊपर अत्याचार होती है। जैसे बलात्कार हुआ, उनके सामने उनके पति को, बच्चे को मार दिया जाता है, फिर उसके बाद उनकी पूरे ज़िंदगी के साथ एक खिलवाड़ की तरह है। तो मुझे लगता है कि ये जो जिस तरह घटनाएं को इन्होंने बहुत अच्छा नीति तैयार करते हैं और लोगों के बीच में फूट डालना और उनके अपने मकसद के लिए जो करते हैं ना, उसमें महिलाओं को बहुत ज़्यादा ही होता है। आप कई भी घटना देख लीजिए, 84 में देखेंगे, आपके सामने एग्जाम्पल है, हमारे दिल्ली में विधवा कॉलोनी बैठा हुआ है, ट्रांजिट कैंप में देखिए, तिलकपुरी में जाके देखिएगा, वहाँ पे मिलेंगे आपको। और ये 84 की बात नहीं है, आपको 2092 के बात देखिए, 2002 में जो गुजरात के दंगा देखिए, अब भी हमारे सामने ये जहांगीरपुरी में जो अभी पिछले साल का जो हो रहा था कहानी। तो अब महिलाओं का ऐसे भी हमारा कोई राइट्स नहीं होता है कि हमारा बात कहाँ तक पहुँचा दिया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो पुलिस है, जो वकील है, जो सिस्टम है, जो हमारा जो न्याय देने वाले हैं, वो सारे चीज़ उनके अधीन में काम करते हैं, जो ऊपर से ऑर्डर आता है। ना कि इसके पास जाएंगे, वो भी हमारे सामने 10 प्रकार का सवाल रखते हैं, वो भी अत्याचार करते हैं, वो भी बलात्कार में करते हैं। कहीं ना कहीं हम पहुँच जाते हैं ऊपर में, तो उसमें भी आप देखेंगे कि आपको सालों साल लग जाएगा, आपकी पीढ़ी निकल जाती है जब तक न्याय तक मिलती नहीं है। तो हमको पूरा इस तरह और भी घिसते रहते हैं कि हम अपने, मुझे लगता है कि वो एक एग्जाम्पल बना देते हैं कि तुम ऐसे घिसते रहोगे तुमको कुछ न्याय नहीं मिलेगा। तो हम इस सिस्टम को पहले ठीक सुधारने की बात नहीं करूँ, पूरा बदलने का बात करती हूँ, क्योंकि आपके घर में एक सिस्टम है और उस सिस्टम में जिसको भी लाएंगे वो एक ही तरीके से चलेगा। तो हमको इस हाँ, तो इसलिए हमको एक लोगों की सिस्टम होना चाहिए जिसमें लोगों के हाथ में न्याय लेने का फैसला भी जो वकील लेता भी है तो लोगों के पक्ष में होना चाहिए, ना कि वो पूंजीपति या जो भी स्टेट चला रहा है उनकी मशीनरी के ऊपर हो। सरकार को क्या संदेश देना चाहेंगे? लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो आपको देख रहे हैं वीडियो? मैं तो सीधा कहूँगी कि हमको इस कानून व्यवस्था, पुलिस, संसद, इन सब के ऊपर विश्वास ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमने मेरे को अभी 45 ईयर्स होने लग रहे हैं। उससे पहले भी हमने सुनते कि देश को आज़ाद हो के इतना हो गया। आप देखेंगे देश को जब आज़ादी हुआ उस समय से लेके डिवाइड है, उसके बाद इस तरह दंगा फसाद है, और हम छोटे से छोटे चीज़ के लिए भी ना हमारा एजुकेशन मिलता है, ना हमको नौकरी का सुरक्षित मिलता है। ये भी एक कानून होता है। तो जब ये सरकार या जो व्यवस्था हमारा हमको से दे नहीं सकता है, तो मुझे लगता है कि हम उसको समझने की जरूरत है कि इसको बदलने का समय आ चुका है, और हमको हमारे तरीका से एक सिस्टम को बनाना पड़ेगा जहाँ लोगों को सुख सुविधा सुरक्षा का गारंटी हो। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए किस तरीके की संजीदा बात रखी जा रही है यहाँ पे कि राज्य द्वारा प्रायोजित आयोजित सांप्रदायिक हिंसा या प्लान हिंसा जो नेताओं के जरिए पूरी तरीके से पब्लिक को भड़का कर और दंगे कराए जाते हैं, उकसा कर, और फिर प्रशासन चुप हो जाता है, उसके ऊपर बात कर रहे हैं ये लोग। अगर आपको इनकी बात संजीदा लगती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। जंतर मंतर से मिनी संसद के लिए मैं मनोज स्वराजी, जय हिंद जय भारत।